राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू की अगला वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस एनक्लेक्स बेस के हैं, विद रैशनल हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले द नर्स इज असेसिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटी है जिसके ऊपर कास्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कास्टेड एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए क्लाइंट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। मीन मरीज को कास्ट लगा हुआ है एक्सट्रीमिटी के अंदर, और आप क्या असेस करने चाह रहे हैं कि उसके एक्सट्रीमिटीज कास्ट वाली साइड पे इन्फेक्शन है या नहीं है। तो साइन ऑफ इन्फेक्शन का अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो कि अगर किसी मरीज में कास्ट लगा हुआ है और इन्फेक्शन हो जाता है एक्सट्रीमिटीज में, तो क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। विच फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन। तो यू हैव टू फाइंड आउट द साइन ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट वन इज द डिपेंडेंट एडिमा, सेकेंड वन इज द डिमिन्स्ड डिस्टल पल्स, third one is the coolness and pallor of the skin, fourth one is the presence of warm area on the cast। डिपेंडेंट एडिमा पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि कास्ट के पेरिफेरल साइड में एडिमा होना। डिपेंडेंट एडिमा अगर वहां पे प्रेजेंट है तो इंडिकेट करता है कि वीनस रिटर्न नहीं हो रहा है। वीनस रिटर्न जो है वीनस रिटर्न जो है वो वहां पे एब्सेंट है। और अगर वीनस रिटर्न एब्सेंट होता है तो इसका इलाज ये रहता है कि हम पेशेंट के लेग को एलिवेट करके रखने का बोलते हैं, या पिलो लगाते हैं लेग के नीचे, जिससे जो है एडिमा सबसाइड हो जाता है। सेकेंड वन डिमिन्स डिस्टल पल्स, ये इंडिकेट करती है कि वहां पे डिक्रीज हो गया है आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई जो है वो पेरिफेरल एरिया में नहीं होने की वजह से डिस्टल पल्स जो होती है वो फेबाइल या एब्सेंट होती है। कूलनेस एंड पैलर ऑफ द स्किन अगेन इंडिकेट डिक्रीज आर्टीरियल सप्लाई, है ना। तो आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो पेरिफेरल एरिया में है वो नहीं हो पाने की वजह की ये साइन है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। तो ये तीनों चीजें जो है इन चीजों को इंडिकेट करती है, तो मतलब ये इन्फेक्शन का साइन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वार्म एरिया ऑफ द कास्ट के एरिया के नीचे अगर वार्मनेस वहां फील हो रही है तो सेप्सिस या इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। प्रेजेंस ऑफ वार्म्स द एरिया ऑफ द कास्ट, ये इंडिकेट करती है कि वहां पे इन्फेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट विद ए नॉन हिस्ट्री ऑफ पैनिक डिसऑर्डर कम्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स टू द नर्स, प्लीज हेल्प मी, आई थिंक आई एम हैविंग ए हार्ट अटैक। पैनिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है मरीज को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या कंप्लेन लेके आया है कि प्लीज हेल्प मी, आई थिंक आई एम हैविंग ए हार्ट अटैक। और क्या प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे आपका रहेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट वन है असेस द क्लाइंट्स वाइटल साइन, यू हैव टू असेस द वाइटल साइन। सेकंड वन, एनकरेज द क्लाइंट टू यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, उसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए एनकरेज करेंगे। आइडेंटिफाई द मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर से संबंधित जो क्लिनिकल साइन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। डिटरमाइन व्हाट द क्लाइंट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व व्हेन द पेन स्टार्टेड, ये पहले पता करेंगे कि मरीज को जब दर्द शुरू हुआ था उस समय वो किस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था। यहाँ पे एक हिस्ट्री दी हुई है मरीज की कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। इमरजेंसी में क्या कंप्लेन ली उसने कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया है। तो द बेसिक थिंग कि मरीज का हिस्ट्री पैनिक डिसऑर्डर का है, वी ऑल नो इट्स द न्यूरोसिस, ये न्यूरोसिस का हिस्ट्री है। लेकिन अभी मरीज का कंप्लेन क्या, हार्ट अटैक। तो वैसे इस सवाल को पढ़ के और मरीज की हिस्ट्री देख के हमारे दिमाग में ये आता है कि मरीज को 99 नहीं अपितु 100% किसी तरह का हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं, हम पहले हार्ट अटैक को वहां से सेपरेट करेंगे। द मीन इज दैट कि इट्स रियली हार्ट अटैक और नॉट। अगर हमारे हिसाब से वो नहीं है देन हम उसको मतलब इजीली ले लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मरीज इस तरह की कंप्लेन लेके आता है तो आपको भी मरीज की कंप्लेन के हिसाब से एक बार खुद की तरफ से उस चीज का असेसमेंट कर लो। और अगर आप ये डिटरमाइन कर चुके होते हैं कि नहीं, जो मरीज कह रहा है वो चीज उसको नहीं हुई है, देन कि वो पैनिक डिसऑर्डर में ही है। तो इन चार ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन पैनिक डिसऑर्डर का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, जबकि एक ऑप्शन रियली हार्ट अटैक के बारे में सोच रहा है। जैसे एनकरेज द रिलैक्सेशन टेक्निक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पैनिक डिसऑर्डर और एक्टिविटी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द पैन स्टार्टेड, ये सारे पैनिक वाली चीजों की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो इनका संबंध यहाँ नहीं है। हमारा पहला जो प्रायोरिटी है वो है हमें मरीज के वाइटल्स जो है वो असेस करने चाहिए, क्योंकि कार्डियक अगर मरीज को जरा से भी कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है तो उसके वाइटल डिस्टर्ब होंगे, तो वो पहले असेस करें। और अगर आपको लगता है कि वो अबनॉर्मल है तो यू हैव टू गो फॉर चेकआउट द हार्ट अटैक। तो यहाँ पे ए जो है वो सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, बाकी चीजें बाद की बात है।
पहले हम कार्डियक को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद में मरीज को पैनिक डिसऑर्डर का जैसे ट्रीट होता है उस तरीके से हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट्स टेलीमेट्री मॉनिटर डिस्प्ले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वीटी वहाँ पे शो अप हो रहा है, जो मॉनिटर लगा हुआ है वहाँ पे क्या शो हो रहा है, वीटी। अपॉन रीचिंग द क्लाइंट्स बेड साइड, जब आप बेड साइड पहुंचते हैं क्या एक्शन जो है आप सबसे पहले लेंगे? सबसे पहला एक्शन क्या है जब मरीज को वीटी हो रहा है और आप बेड साइड पहुंचे हैं, तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल ए कॉर्ड, कॉर्ड को बुलाएंगे हम, कॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफिब्रिलेशन, तो हम कॉल कॉल का कॉर्ड करें, कॉर्ड कॉल करेंगे। दूसरा है प्रिपेयर फॉर कार्डियो वर्जन, हम कार्डियो वर्जन के लिए प्रिपेयर करेंगे मरीज को। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर जो है वो मरीज का प्रिपेयर करेंगे। और फोर्थ वन चेक द क्लाइंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम यहाँ पे चेक करेंगे। के बारे में ये चार ऑप्शन है, तो कोलेकोड, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर, ये जो तीन ऑप्शन है कोलेकोड, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर जो है ये जो है सीपीआर को इंडिकेट करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को इंडिकेट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी डिस्प्ले के अंदर वीटी आ रहा है तो वी फर्स्ट असेस द फर्स्ट एक्शन वी ऑलवेज टेकन फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इफ पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव और नॉट, if patient is responsive or not, one is responsive or not. If patient is responsive, that indicate the patient is not affected to VT. The most common complication of VT is decreased cardiac output. तो अगर वहाँ पे पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, द मीन इज दैट उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है और सीपीआर का नीड है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वहाँ पे डिस्प्ले मॉनिटरिंग दिया हुआ है वीटी का और आपको पहला एक्शन पूछा जा रहा है, तो वी ऑलवेज चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद में हम सीपीआर की गाइडलाइन फॉलो करेंगे। ये तीनों ऑप्शन जो है वो सीपीआर के बारे में दे रहे हैं, कोड, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर। तो फर्स्ट असेस द रेस्पॉन्स, देन गो फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। Next one, penicillin was discovered by, we all know, it's a first antibiotic which is discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। तो माइकल फ्रेडे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट वन, इज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विलियम हार्वे एंड चार्लिस गोडियर। Next one, we has just finished assisting the primary healthcare provider in placing central IV line. सेंट्रल लाइन पेशेंट को लगी है, सेंट्रल लाइन पेरिफेरल लाइन से जब हाइपरटोनिक टाइप के सॉल्यूशन देने होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक टाइप के देने हैं, तो हमें सेंट्रल लाइन पेशेंट को लगाना होता है। जुगुलर वैन और सबक्लिवियन वैन में ये लगती है, सेंट्रल एरिया नेक की वैन है जुगुलर वैन और सबक्लिवियन वैन, वहाँ पे लगती है सेंट्रल लाइन। बिल्कुल पूरा स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो करना होता है सेंट्रल लाइन को लगाते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा जो एश्योर करता है क्लाइंट की सेफ्टी को एश्योर करता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है जब आप सेंट्रल लाइन असिस्ट कर रहे हो मरीज को सेंट्रल लाइन प्लेस करने के अंदर। तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो है आपका एश्योरेंस क्या रहेगा? फर्स्ट वन, असेसिंग द क्लाइंट्स पेन लेवल, पेन का लेवल असेस करेंगे, तो इतना पेनफुल प्रोसीजर सेंट्रल लाइन नहीं होता है। Second one, assessing the client's temperature, तो it's not related to the temperature और septicemia, और हमने बोला कि इससे septicemia होने की संभावना होती है, इसलिए सेंट्रल लाइन में पूरा स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर चेस्ट एक्सरे, दैट इज वेरी बेसिक थिंग। कोई भी ट्यूब, ये तो सेंट्रल लाइन है, कोई भी ट्यूब अगर हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसका प्लेसमेंट पहले कंफर्म करते हैं और उसके बाद ही उसका जो पर्पस था यूज करने का वो यूज करते हैं। तो वी ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सेंट्रल लाइन लगा रहे हो तो सेंट्रल लाइन में ड्रग देने से पहले चेस्ट एक्सरे से उसका प्लेसमेंट चेक करें कि वो अपनी जगह पे है या नहीं। अगर वो सही जगह पे है देन वी इंसर्ट द ड्रग थ्रू सेंट्रल पोर्ट। monitor the client's blood pressure, that is not related to the central line at that time। तो सेफ्टी पर्पज से जहां पूछा जाए तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन चेस्ट एक्सरे जो है हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी आफ्टर इंसर्जन ऑफ सेंट्रल लाइन एंड बिफोर गिविंग एनी ड्रग्स टू द सेंट्रल पोर्ट। नेक्स्ट वन, नर्स इज सर्वाइविंग द स्टाफ केयरिंग फॉर 4 क्लाइंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 4 मरीज जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव किया है। विच ऑफ दी 4 क्लाइंट्स शुड द नर्स सी फर्स्ट, चारों में से पहले किसको असेस करेंगे? 4 कंप्लेन है मरीज का। पहला एक क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, एक मरीज जिसको ट्रांसफ्यूजन मिला है वो हेडेक की कंप्लेन कर रहा है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्लाइंट विद वॉमिटिंग,
थर्ड वन, ए क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ ईचिंग। फोर्थ वन, ए क्लाइंट विद नेक वेन डिस्टेंशन। देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इतना आसान जवाब नहीं है। और मुझे पता है कि आप लोग नेक पेन डिस्टेंशन या कुछ लोग ईचिंग के बारे में या कुछ लोग वोमिटिंग या कुछ लोग हेडेक के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान जवाब नहीं है। चार मरीज है, चारों को ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और चारों में से चारों की एक ही कंप्लेन है। एक हेडेक की कंप्लेन करा, एक वोमिटिंग की, एक ईचिंग की और नेक एंड डिस्टेंशन की। इन चारों में से आप प्रायोरिटी किसको देंगे? तो आपको असेस करना है कि इनमें से सीरियस रिएक्शन कौन सा है। चारों ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में हेडेक होता है वो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, जिसमें वोमिटिंग होती है वो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, जिसमें ईचिंग होती है वो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, जिसमें नेक वेन डिस्टेंशन होगा वो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है वोमिटिंग। क्या है जवाब इसका? एक क्लाइंट विद वोमिटिंग। क्यों है ये अभी मैं बताऊंगा। हेडेक, वोमिटिंग, ईचिंग और नेक वेन डिस्टेंशन, और जिसमें वोमिटिंग जो है वो हिमोलाइटिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। हेडेक जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को इंडिकेट करता है। इचिंग जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है, और नेक वेन डिस्टेंशन जो है वो हाइपरवोलिमिया को इंडिकेट करता है। इसमें सबसे डेंजरस कंडीशन जो होती है वो हिमोलाइटिक रिएक्शन होती है, इसलिए जवाब वोमिटिंग है। देखिएगा, चारों के सिम्टम मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। सब फेब्राइल रिएक्शन, जिसमें पहला ऑप्शन था कि पेशेंट कंप्लेन करा हेडेक का, ये फेब्राइल रिएक्शन है, जिसमें मरीज को फीवर होता है, चिल्स होता है, नोजिया होता है, और वो किसकी कंप्लेन करता है? हेडेक की। ट्रीटमेंट सबका एक ही है, ट्रांसफ्यूजन को बंद करो और एस्प्रिन दो हेडेक के लिए। ये फेब्राइल रिएक्शन था, ये इतना सीरियस नहीं है, गंभीर बात नहीं है, हालांकि इसको भी मैनेज करते हैं और सेम मैनेजमेंट है, स्टॉप करके एस्प्रिन दो, लेकिन ये सीरियस बात नहीं है। दूसरा है हिमोलाइटिक रिएक्शन, सबसे डेंजरस और सबसे सीरियस, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें मरीज नोजिया, वोमिटिंग, पेन लोअर बैक, हिमेचूरिया इसका कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे वोमिटिंग वर्ड आया, वोमिटिंग इसी में होती है। स्टॉप करे ट्रांसफ्यूजन को और यूरिन स्पेसिमेन ऑब्टेन करे और ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रखे और रीनल परफ्यूजन करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हिमोलाइटिक रिएक्शन का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम को मेंटेन करना, परफ्यूजन को, ट्रांसफ्यूजन को बंद करना, ये डेंजरस रिएक्शन होती है, जानलेवा होती है। तीसरा होता है एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें हमने बोला पेशेंट जो है वो ईचिंग, अर्टिकेरिया, प्लूराइटिस, फीवर और ईचिंग का कंप्लेन करता है। स्टॉप करते हैं और एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन एजेंट बेनाड्रिल देते हैं और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और फोर्थ रिएक्शन होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है उसमें स्टॉप करो और पोजीशन दो मरीज को अपराइट और ऑक्सीजन लगाओ, जिसमें नेक वेन डिस्टेंशन था। तो चारों ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, वन इज फेब्राइल, वन इज हिमोलाइटिक, वन इज एलर्जिक और वन इज सर्कुलेटरी, लेकिन इनमें सबसे डेंजरस होती है हिमोलाइटिक। इसलिए जो मरीज को वोमिटिंग हो रही थी उसको सबसे पहले असेस करना था, उसमें हाइपोवोलेमिया और ऑर्गन फेलियर की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। अगले क्वेश्चन के लिए जाए। रेड ब्लड कार्पस्कल्स आर फॉर्म्ड, आरबीसी एक तरह का ब्लड सेल है और कहाँ बनता है? तो हमने पूरा बोन मैरो हाउस और हिमेटोपोइसिस पढ़ा है, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि आरबीसी बनती कहाँ है। किचन कौन सा है आरबीसी का? बोन मैरो हाउस, बोन मैरो में बनती है। बहुत बहुत बेसिक सवाल है। तो लीवर में नहीं बनती है, जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है तब बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में और किडनी, कोई इनका दूर दूर का रास्ता नहीं, हालांकि किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाती है जो आरबीसी के सिंथेसिस में मदद करता है, पर आरबीसी किडनी में नहीं बनती है। वो कहाँ बनती है? बोन मेरो हाउस में, है ना। सब्जी जो है पकाई कहाँ जाती है? किचन में, है ना, खेतों में नहीं पकाई जाती है। तो बोन मेरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 38 ईयर वुमन इज रिटर्न टू हर रूम आफ्टर सब टोटल थायराइडेक्टमी। थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करना थायराइडेक्टमी कहलाता है। सब टोटल मतलब रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म था उसका, और इसलिए थायराइडेक्टमी किया। क्या जो है बेड साइड जो है वो असेंशियल इज असेंशियल, following if found by the nurse at the patient's bedside is non-essential. Which of the following if found by the nurse at the bedside पेशेंट्स बेड साइड इज नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल है मतलब कुछ चीजें एसेंशियल है और कुछ चीज नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल कौन सी चीज है और एसेंशियल क्या क्या है? तो बेड साइड क्या होता है ये चीजें आपको पता होगी, तब आप जवाब पाओगे कि किसकी जरूरत नहीं है। जब थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करते हैं तो पेशेंट की पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो कैल्शियम के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पैराथार्मोन को रिलीज करके। तो कैल्शियम की कमी होने से पेशेंट को टीटनी होती है यहाँ पे। तो टीटनी का ट्रीटमेंट, और अगर ये टीटनी
जो है टिटेनिक स्पाज्म जो है वो नेक में हो तो पेशेंट को एयरवे में प्रॉब्लम, तो एयरवे और टिटेनी का मैनेजमेंट होता है थायराइड ग्लैंड के रिमूवल के बाद में। तो उससे संबंधित जो एयरवे और टिटेनी के ट्रीटमेंट या कैल्शियम के संबंध में बातें हो रही है वो सारी तो सही रहेगी, उसके अलावा कोई भी बात है तो वो गलत है। तो चारों ऑप्शन हम देखते हैं और 3 ऑप्शन यहाँ सही होंगे, एक गलत होगा, वही आपका जवाब होगा। तो फर्स्ट वन पोटेशियम क्लोराइड आईवी देंगे, आई थिंक इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। दूसरा है कैल्शियम ग्लूकोनेट जरूर देते हैं, कैल्शियम की कमी है, टिटेनी का ट्रीटमेंट है। ट्रेकेस्टोमी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एयरवे ओपन करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे लेरिंजल स्पाज्म हो गया तो आपको ट्रेकिया के अंदर डायरेक्ट ट्यूब डालना पड़ेगा, इसको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब कहते हैं, तो उसका सेटअप होना चाहिए। और सक्शनिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिक्रेशन जो है वो बनेंगे जब स्पाज्म होगा। तो ये दोनों तो एयरवे को ओपन करने के तरीके हैं, तो हमने बोला एयरवे का मैनेजमेंट जरूरी है। और ये टिटेनी का इलाज है, हाइपोकैल्सीमिया है तो ये टिटेनी को ट्रीट करेगा, स्पाज्म ठीक करेगा, तो ये देते हैं। लेकिन पोटेशियम का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। तो यही पूछा नॉन असेंशियल चीज क्या है, तो जवाब बनेगा पोटेशियम इज नॉन असेंशियल। बाकी तीनों जो है वो असेंशियल है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी चाहिएगा, ट्रेकेस्टोमी चाहिएगा और सक्शन इक्विपमेंट की वहां पे जरूरत रहेगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सवाल को समझना होता है। देखिएगा सवाल ये आया हुआ है, हम सवाल पढ़ते ही नहीं है पूरा और हम सीधा ट्रेकेस्टोमी करके आ जाते हैं कि बेड साइड ट्रेकेस्टोमी रखेंगे, पर पूछा क्या है उसका ध्यान रखें। ट्रेकेस्टोमी रखेंगे पर उसने तो नॉन एसेंशियल पूछा है, तीन दो चीज और सही है, तो गलत चीज कौन सी है वो पूछिए। कई बार एग्जाम में हमारे सवाल इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और रटी रटाई चीज को टिक करके आ जाते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारा सही था, लेकिन जब नंबर आते हैं तो हम सोचते हैं कि 200 में से 180 आ जाएंगे, मेरे 170 आ जाएंगे, और नंबर जो है वो 70 और 80 आ जाते हैं। ये पंगा क्यों होता है? क्योंकि हमने सवाल को पढ़ा नहीं था, हमें आ रहा था, हमने उसको टाइम नहीं दिया, हमने समझा नहीं और उसके बिना जवाब दिया। तो ये ना करें। जस्ट check the all 4 options. There is 3 is the wrong one. The thing is that tracheostomy set suction equipment for airway and calcium gluconate for tetany, but potassium chloride is the wrong one. तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। बाकी के इसी तरीके के मजेदार एमसीक्यू का आनंद उठाने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करें, और किसी तरह का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। क्लास इज डिसमिस्ड।